नमस्कार, मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपका अपना कार्यक्रम बिग डिबेट लेकर। लोकसभा चुनाव का कैंपेन अब पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित हो गया है। विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बीजेपी का पूरा फोकस मोदी पर है और पलटवार में विपक्ष को मजबूरी में मोदी पर केंद्रित होना पड़ रहा है। पहले फेज में कम वोटिंग के बाद बीजेपी मोदी मुहिम पर ज्यादा भरोसा करती दिखाई पड़ रही है। उसे उम्मीद है कि मोदी का जादू ही चलेगा और वोटर के दिल तक जाएगा। इसलिए मोदी लगातार मध्य प्रदेश सहित हिंदी भाषी रीजन में सक्रिय हैं। इसी पर केंद्रित है हमारी आज की पेशकश मोदी मैजिक। इस पर बहस करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की रण के बीच अब बीजेपी का फोकस दूसरे तीसरे चरण की सीटों पर आ गया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 2 बार एमपी के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के सागर, हरदा, भोपाल आए हैं, जबकि कल गुरुवार को मुरैना में जनसभा का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरदा और सागर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जबकि राजधानी भोपाल में रोड शो आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के माध्यम से बीजेपी 11 संसदीय सीटों को साधने का प्रयास कर रही है। पीएम मोदी की सभाओं के स्थान इस तरह से तय किए गए हैं कि इससे 26 अप्रैल को मतदान वाली सीटों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सके। पीएम मोदी के इस दौरे से प्रदेश की 11 सीटें, जिनमें भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, दमोह, मुरैना, ग्वालियर और भिंड सीटें सीधे तौर पर कवर होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सागर आए। सागर में बड़तुमा में जनसभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते साल ही बड़तुमा आए थे। तब उन्होंने संत रविदास जी के मंदिर का भूमि पूजन किया था। मंदिर का निर्माण जारी है। इस स्थान पर जनसभा से पीएम मोदी बसपा के प्रभाव वाले अनुसूचित जाति वर्ग को बीजेपी के पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। सागर की यह सभा बुंदेलखंड की सभी सीट, जिनमें टीकमगढ़, खजुराहो, सागर और दमोह पर असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16 दिन में आज 5वां दौरा है, जबकि कल पीएम मोदी फिर आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 17 दिन में 6 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले 7 अप्रैल को जबलपुर आए थे, जहां रोड शो का आयोजन किया गया था, जबकि 9 अप्रैल को बालाघाट में रैली, 14 अप्रैल को पिपरिया में रैली, 19 अप्रैल को दमोह में रैली, आज 24 अप्रैल को सागर, हरदा और भोपाल में, जबकि कल 25 अप्रैल को मुरैना दौरे पर रहेंगे। आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। बीजेपी ने प्रचार की रणनीति बदलते हुए पीएम मोदी की जनसभाओं और रोड शो पर जोर दिया जा रहा है। बीजेपी साफ संदेश देने की कोशिश कर रही है कि मोदी है तो मुमकिन है और वो जनता से सीधे जुड़ रहे हैं। इसका सीधा उद्देश्य है कि पिछली बार की जीती हुई सीटों पर इस बार जीत का मार्जिन बढ़ाना है, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है, शोमैन मोदी जनता के सवालों का जवाब दें और बताएं कि किसानों, युवाओं, महिलाओं को जो गारंटी दी थी वह पूरी क्यों नहीं की। 3 बार आप मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश की जनता के सवाल है, उनके उत्तर दो। भगवान के शोमैन नरेंद्र मोदी भगवान जैसे, उनसे मेरा अनुरोध है कि 1,29,00,000 लाडली बहनाएं थी, जिनको आपने 1,000 रुपया चुनाव से पहले कहा था, चुनाव के बाद 3,000 रुपए देंगे, ये मोदी गारंटी थी। आज तक वो काम चालू नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी भगवान, बताओ। चुनाव के पहले हुए बीजेपी के अधिवेशन में ही प्रधानमंत्री मोदी ने 10% वोट बढ़ाने और 400 पार टारगेट सेट कर दिया था। साथ ही पीएम मोदी भी विपक्ष के आरोपों के तरकशों के बीच अपने मिशन को पूरा करने जमकर पसीना बहा रहे हैं। दूसरी तरफ पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जीत के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी सीटों को अपने खाते में तय मानकर चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब मत प्रतिशत बढ़ाने की चिंता भी पीएम मोदी के सहारे ही कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि ये रणनीति कितना कारगर साबित होती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कुमार संदीप की रिपोर्ट।
इस चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हमारे शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन उससे पहले आप लोगों की इजाजत से हमारे रिपोर्टर दुर्गेश जुड़ गए हैं। मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है 2 मिनट। दुर्गेश, आपको आवाज आ रही है? दुर्गेश, जी दुर्गेश, आप बिल्कुल वहां नजर बनाए रखें। कितना भी लगता है, भी कुछ वक्त है मोदी के यहां पहुंचने में। रोड शो जो भोपाल में हो रहा है लगातार हम देख रहे हैं, विजुअल में भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। पहला सवाल संगीता जी आपसे करते हैं। संगीता जी, लगातार हम देख रहे हैं कि आपको आवाज आ रही है संगीता जी? संगीता जी, संगीता जी आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, मुझे आ रही है जी। संगीता जी, ये लगातार आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से बीजेपी के जो प्रचार है मोदी सेंट्रिक हो गया बिल्कुल लगातार। कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं इसको देख के? देखिए, आप जैसा बता रहे हैं कि केवल मोदी के लिए ही मेरी आवाज मुझे रिपीट हो रही है। हेलो जी, हेलो जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मुझे रिपीट हो रही है मेरी आवाज। इको हो रही है। इको, बहुत ज्यादा इको हो रहा है। चलिए जब तक ये ठीक करते हैं। प्रियंका जी, आपको आवाज आ रही है? प्रियंका जी, हेलो, आवाज मुझे लगातार क्लियर है सर। जी प्रियंका जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, मुझे क्लियर आ रही है सर। जी। सवाल यह है कि लगातार आप देख रहे हैं कि मोदी पर पूरा फोकस बीजेपी का देखा जाए तो सेंट्रलाइज तरीके से एक प्रकार से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, पूरा सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है। और मोदी की आज देखा जाए कि जिस तरह से हरदा में थी, सागर में थी, भोपाल में लगातार सभा के बाद रैली भी है, लगता है पूरा फोकस या पूरा दारोमदार मोदी जी पर है। ऐसा कहा जाए तो हमारे मैनिफेस्टो का मोटो ही मोदी जी की गारंटी। तो उनके चेहरे को देख करके जिस तरह से कार्यकर्ता और दूसरे लोग प्रोत्साहित होते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वो बार बार मध्य प्रदेश में आकर के अपना ध्यान बना रहे हैं और हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं और हम भी अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। और इसके बाद भी अगर हम बात करें तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे पास बार बार अपना हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो जो विभिन्न हमारे स्टार प्रचारक है वो अपने अपने क्षेत्र अनुसार अपने अपने तरह से पार्टी का सहयोग है वो साथ ही हम लोग को एक पॉजिटिविटी होती है, तो कह सकते हैं पॉजिटिव जो कार्यकर्ता महसूस करता है इनके उपस्थिति में, वो सभी लोग जानते हैं। उसी का परिणाम होता है कि केंद्र के लोग नेतृत्व करने के लिए उपस्थित जी प्रियंका जी आपने अपनी बात रखी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी हैं। आशीष जी, एक सवाल यह है कि जिस तरह से पहले फेज में आपने देखा कि इतनी सब कुछ तैयारियों के बाद बीजेपी की, चुनाव आयोग की, सबकी करने के बाद भी जो वोटिंग परसेंटेज था वो पिछले बार से करीब 5.5-6% कम हुआ है, जो पहले फेज में हुआ है। लगता है वो चिंता का विषय सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए तो है। क्या आपको लगता है उसके बाद भी मोदी मैजिक पे ही पूरा भरोसा किया जा रहा है कि लगता है वोटिंग परसेंटेज अगले फेज में बढ़ेगा? देखिए, वोटिंग परसेंटेज रहेगा, ये एक बड़ा रहस्य वाला मामला होगा, क्योंकि पहले फेज में जो जितना कम पोलिंग की बात आई सामने आया उसकी वजह से तो अब आप ये देखिए कि पहले पोलिंग के वक्त में मुद्दे कुछ और थे और किसी और तरह से चुनाव प्रचार की हवा कुछ और थी जी। और उस आंकड़े के आने के बाद अब प्रचार की हवा और प्रचार के तरीके दूसरे हो गए। तो इसलिए अब जबकि ये प्रयोग किया गया है कि इस चुनाव में कांग्रेस पर सीधे हट करके कांग्रेस की दूसरी जो बातें हैं उस पर भाजपा ने फोकस किया है और उस पर जो संपत्ति को लेकर और सारी बातों को जो उभारा गया है, तो उससे मुझे लगता है कि अब वो चीज कितनी कारगर होती है ये हो सकता है कि सेकंड फेज के पोलिंग रिजल्ट के बाद सामने आए। मोटे तौर पे कोशिश ये लगती है कि भाजपा ये चाहती है कि उसके जितने भी वोटर हैं, उसके समर्थक, उसके फॉलोअर हैं या जो उनके हार्डकोर वोटर हैं, वो 100% पोल करने बाहर है। तो कुछ ऐसे नए मुद्दे के साथ प्रचार को नई धार दी गई
बिल्कुल और ठीक है। जी ये जो लगातार जो दौरे किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के भाषणों को यदि गौर से देखें तो ये सीधे सीधे बस ये है कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाया जाए, क्योंकि परसेंटेज कम होने से कहीं ना कहीं ये भाव जा रहा है कि भाजपा के जो समर्थक वोटर है, कार्यकर्ता और दूसरे नहीं, बाकी जो दूसरे जो वोटर जो भाजपा के साथ पिछले 5 7 8 सालों में जुड़े हैं, शायद वो उदासीन हो गए। बिल्कुल। तो ये सब जो चीजें हैं ये उस तरह से देखी जा सकती हैं। और जी आशीष जी, वोटिंग का जी जी आपने लगातार विस्तार से इस चीज को बताया है। संगीता जी, आपसे सवाल यह है कि आपने अभी सुना भी, आशीष जी को भी सुना, किस तरह से वोटिंग परसेंटेज के बाद भी किस तरह की कवायद पार्टियां कर रही हैं। तो आपको ये लगता है कि जिस तरह के मुद्दे लगातार हर दिन कांग्रेस पार्टी किसी न किसी बहाने बीजेपी को दे रही है, सैम पित्रोदा ने जो कह दिया कि जो विरासत का जो टैक्स है उसको लेके बात कर दी, तो लगातार है। एक तो वैसे ही मुद्दे या वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन बीजेपी को एक मुद्दा थमा देना। संगीता जी। देखिए, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं प्रियंका जी को भी नहीं सुन पाई और आशीष जी को भी नहीं सुन पाई। तो अमित जी, अमित जी, जैसा भी आपने मुझसे क्वेश्चन किया था जी, वो उसका जवाब मैं आपको जरूर दे देती हूँ। आपने कहा था कि हर कहीं मोदी ही मोदी है और मोदी जी का ही प्रचार हो रहा है, और जो कैंडिडेट है भाजपा के, उनके तो नाम तक भाजपा के ही नेताओं को नहीं पता है कि कौन कहां पर प्रत्याशी है। तो स्थिति आज ये हो गई है कि पूरा चुनाव जो है वो मोदी जी पर आकर टिक गया है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक कमेटी बनाई है, जो नरोत्तम मिश्रा जी जिसके हेड है, जिसमें कांग्रेस के लोगों को तोड़ मोड़ के लाना और अपनी पार्टी में रखना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना कि आज हम 4 लाख लोगों को लेकर आ गए हैं अपनी पार्टी में। तो भाजपा ये नहीं देख रही है कि जिन 4 लाख लोगों को ये कांग्रेस से तोड़कर भाजपा में शामिल किया है इन्होंने, तो वो उससे ज्यादा 8 लाख जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो घर बैठ गए हैं। उन्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची है और आप हर दिन किसी न किसी को लाकर हमारी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। जो पार्टी की रीति नीति थी उससे हट गई है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो अब खुलकर कहने लग गए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक एक पत्थर रखा, आज वो पार्टी के कार्यकर्ता घर पर बैठ गए हैं, नाराज हो गए हैं, निराश हो गए हैं और अब कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। ये भाजपा के अंदर की बात मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, आपने भाजपा के अंदर की बात बताई है संगीता जी। मैं प्रियंका जी से पूछता हूं, लेकिन यह है कि यदि कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने नेताओं को बचाने की कवायद भी करनी चाहिए, क्योंकि जी जान ही रहे हैं। मैं आपको फिर बताती हूँ, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइनिंग कमेटी क्यों बनाना पड़ी, क्यों इन्हें तोड़कर लाना पड़ रहा है। वो भाजपा खुद कह रही है कि हम ला रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे कि जा रहे हैं, क्योंकि ये ला रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके लाने से ही भाजपा पूरी नाराज है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह के इशारे पर चलती है, कोई भी एक शब्द इनके सामने नहीं बोल सकता। आज राजपूत पूरा समाज जो है वो पूरी तरीके से मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ है। चलिए जवाब ले लेते हैं प्रियंका जी लगातार जो आपने अभी सुना संगीता जी का जो सवाल है उसका जरूर आप जवाब दीजिए कि किस तरह से लगातार वो कह रहे हैं कि लोग जा नहीं रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, इस तरह से जो बात वो कर रही हैं, इसका जरूर जवाब दे दीजिए। आना हो या जाना हो, लेकिन विघटन जिस पार्टी का हो रहा है उस पार्टी का विघटन कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम बात करें आजादी के बाद से 61 टाइम्स कांग्रेस का विघटन ऑलरेडी वर्टिकली हो चुका है। दूसरे संगठन कांग्रेस को तोड़ करके 61 टाइम्स बन चुके हैं। तो कांग्रेस के अंदर ये चीज होते रहना एक आम बात है, क्योंकि वहां पर जो एक तरीके से एक ही परिवार का चरण वंदन चला आ रहा है, उससे जनता भी उब गई है और कार्यकर्ता भी अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। और अगर कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात की जाए तो पीवी नरसिम्हा राव जी की तो शव के साथ किस प्रकार से अपमानित किया गया था ये सबने देखा है। आज सीताराम केसरी जी का, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वह भी रहे हैं, पर कोई नहीं जानता कि उनकी दुर्गति इन्होंने किस प्रकार से करी थी। तो ये जो चीजें होती आई है, कपड़ा फाड़ने की राजनीति, गाली बकने की पावर ऑफ अटर्नी, गाली सुनने की पावर ऑफ अटर्नी, और उसके अलावा जो भी अनुशासनहीनता की अगर हम बात करें जो पराकाष्ठा कांग्रेस में होती चली आई है, और आज जिस तरह से कांग्रेस नाराज कांग्रेस, और अगर हम बात करें युवराज कांग्रेस और एक तरीके से गुटबाजी। चलिए प्रियंका जी, आपको 2 मिनट रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे संवाददाता दुर्गेश जुड़ गए हैं, लगातार मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और उसको लेकर क्या जानकारी है, और ये बताएं कि अभी मोदी जी यदि भोपाल पहुंचे हैं तो कितनी देर में रोड शो शुरू होगा।
बस कुछ ही पल का इंतजार है और कुछ ही पल के इंतजार के बाद में आपको इसी रास्ते से, इसी रोड से आपको रोड शो में मोदी जी की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। स्वराज मीडिया, स्वराज टीवी के माध्यम से आप देख सकेंगे या हमारे दर्शक देख सकेंगे कि यहीं से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो करेंगे और मेगा रोड शो यहां से लेकर रोशनपुरा चौराहे से होते हुए माता मंदिर तक जाएगा। बताया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और भोपाल एयरपोर्ट से, स्टेट हैंगर से सीधे यहां से मालवीय नगर की तरफ रवाना हो चुके हैं और जहां पर पुलिस प्रशासन से लेकर वहां के जो नेता हैं, यहाँ के सीएम मोहन यादव भी यहां पर पहुंच चुके हैं। पुलिस प्रशासन को अलर्ट जारी कर दिया गया है और कुछ ही देर में यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए किस तरह से यहां पर सभी लोग बैरिकेडिंग के इस साइड और उस साइड पर इंतजार कर रहे हैं या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया जाएगा। यह रोड शो अगर बात की जाए तो मेगा रोड शो या मालवीय नगर से शुरू होकर रोशनपुरा चौराहे से होते हुए, न्यू मार्केट से होते हुए करीब माता मंदिर तक इस रोड शो को यहाँ पर जाएगा। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ ही समय में आप तस्वीरों में देखेंगे, कुछ ही समय में जी दुर्गेश आप बिल्कुल जो भी आपको दिख रहा है, नजर बनाए रखिए। दुर्गेश बिल्कुल नजर बनाए रखिए। जिस तरह से नेता और तमाम नेता और तैयार हैं कि मोदी जी बस एयरपोर्ट से यहां पहुंचने वाले हैं कि रोड शो शुरू होने वाला है। आप बिल्कुल नजर बनाए रखिए। जैसे ही पहुंचेंगे आपके फिर हाजिर होंगे हमारे साथ, हम गेस्ट के साथ फिर बात करते हैं। आशीष जी, लगातार आपने देखा कि किस तरह से लगातार आज दिन में जो हरदा में, सागर में या अब भोपाल में ये रैली लगातार या रोड शोज किए जा रहे हैं। और ये सवाल हमारा ये है कि जिस तरह से क्या मोदी के कारण अब सेकंड फेज में परिस्थिति बदलने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि एक बार फिर यदि मुद्दों को लेकर बात की जाए तो मुद्दे चाहे सहम पित्रोदा को लेकर हैं, ये देखा जाए कि जो कांग्रेस है मुद्दे खुद थाली में उठा के दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है आशीष जी, लगता है कि मुद्दे फिर एकदम उनके पास? देखिए क्या है कि सैम पित्रोदा ने जो बात कही है वो बात निश्चित तौर पे, चूंकि वो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कई बड़े नेताओं के वो गुरु हैं, मेंटर हैं, इसलिए वो निश्चित तौर पे वो पार्टी से जुड़ जाएगी। और वो पार्टी से जितनी भी जुड़ती है, नहीं जुड़ती है, भाजपा जैसी बड़ी चुनाव मशीनरी उस बात का उपयोग कांग्रेस के खिलाफ करेगी जी। तो ये इसलिए ये जो दूसरे चरण का चुनाव है और तीसरा चरण आने वाला है, उसमें ये मुद्दा मुझे लगता है बहुत ज्यादा सुर्ख रहेगा। ये बात जरूर है कि कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये पित्रोदा के विचार है। पित्रोदा ने भी बात साफ कर दी है कि उनकी बात को तोड़ा मरोड़ा गया है। लेकिन देखिए जो बात उन्होंने कही है वो बात वो संयोगवश बीजेपी की उस बात से जुड़ जाती है जो बीजेपी पिछले 3-4 दिनों से कह रही है कि कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर है। तो कांग्रेस को इससे जितनी जल्दी, कांग्रेस चूंकि अब इसको डिनाई कर चुकी है कि वो उसका विषय नहीं है, उसका एजेंडा नहीं है, तो कांग्रेस को इस बात को मुद्दा बनने से रोकने के लिए अपना कौशल या अपना तरीका कोई अपनाना होगा। वरना बिल्कुल आशीष जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लगातार जो है कांग्रेस को, जी आप बिल्कुल आपने कहा जिस तरह से कि लगातार कांग्रेस को इसमें आक्रामक होके कि लगातार इसके पहले भी हुआ था, पिछले इलेक्शन में भी इस तरह हुआ था, इस बार एक नया मुद्दा दिया है। संगीता जी, लगता नहीं है कि कांग्रेस ऐसे मुद्दों से पल्ला झाड़ती है लेकिन एक नए विवाद में फंस जाती है? देखिए, ध्यान मोड़ने की राजनीति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जब भी कोई मुद्दा सामने आता है उसको ध्यान मोड़ दिया जाता है। अब आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया, करोड़ों का चंदे का धंधा हुआ, और जब उस मुद्दे को देश के अंदर पूरी तरीके से कांग्रेस द्वारा उठाया जा रहा था, तब उन्होंने केजरीवाल जी को अंदर कर दिया और पूरी मीडिया जगत में केजरीवाल जेल गए। तो मुद्दे को मोड़ने की जो राजनीति 2014 से हम लगातार देख रहे हैं कि मोदी जी किसी चीज का जवाब नहीं दे पाते, सवालों से भागते हैं, मीडिया के सामने खड़े नहीं होते हैं, केवल मन की बात करते हैं। तो देश की जनता इन 10 सालों में मोदी जी को पहचान गई है कि मोदी जी किस हद तक जा सकते हैं, कितना स्तरहीन हो सकते हैं। और अभी आपने जो राजस्थान के बांसवाड़ा में उनका जो बयान सुना है और जो देश की जनता ने उस बयान को किस तरीके से लिया है, तो हर दिन मोदी की लोकप्रियता खत्म होती चली जा रही है। मोदी जी को लगता है कि मेरे आने से चुनाव जीता जाएगा, तो अब ये गलतफहमी दूर कर दें। अब मोदी जी जहां जहां जा रहे हैं वहां चुनाव हारने वाले हैं, क्योंकि देश की जनता ने जो गारंटी मोदी जी ने दी थी, उस गारंटी को आज तक पूरा नहीं किया। तो जो विश्वासघात देश की जनता के साथ किया है, महिलाओं के साथ किया, किसानों के साथ किया, पहलवानों के साथ किया, महंगाई कम नहीं की और 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, आज उनको 20 करोड़ रोजगार देना थे।
आज देश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। चलिए, तो आपने ऐसी सरकार कोई नहीं चाहता जी, है। जी संगीता जी, ऐसी सरकार ना आप चाहेंगे ना हम चाहेंगे। क्या मोदी जी के हम भाषण सुनने के लिए हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया था? हम चाहते मोदी जी देश का विकास करें। वो अग्निवीर योजना लेकर आ गए और उन्होंने सैनिकों का अपमान किया, उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। मणिपुर की महिलाओं पे एक शब्द नहीं बोलते हैं, मीडिया के सामने नहीं जाते। चलिए, आपने जिस तरह से अपनी बात रखी है संगीता जी, आपने कहा है कि कितनी सीटें आएंगी या मोदी जी जहां जा रहे हैं वहां पर क्या होगा ये 4 जून में मालूम पड़ेगा। लेकिन प्रियंका जी से हम इसका जवाब लेते हैं कि प्रियंका जी लगातार जो विपक्ष आरोप लगा रहा, आज भी जो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक आरोप लगाया कि भाई वो मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं बेरोजगारी पर, महंगाई पर और दूसरे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी को खासतौर से मोदी जी को जवाब देना चाहिए। पर क्या हासिल हुआ ये विपक्ष को याद रखना चाहिए। दूसरी चीज, जब मणिपुर की चर्चा करते हैं तो चर्चा के लिए जब इनको बुलाया जाता तो बाइकआउट करके ये लोग भाग जाते हैं, सामना नहीं करते और संदेश खाली तो ये लोग मौन धारण कर लेते हैं कि वहाँ महिलाएं नहीं रहती है, केरल में महिलाएं नहीं रहती हैं, या कर्नाटक में जो घटना घटी उसके ऊपर इनको नहीं बोलना चाहिए था। और ये लोग वहाँ वहाँ ये लोग कोई शब्द नहीं बोलते। जो सवाल पूछो उसका जवाब दीजिए, जो सवाल पूछो उसका जवाब दीजिए। बनी रहे, जब आप बोल रही थी मैं सुन रही थी, अब आप जवाब दीजिए। आवाज नहीं आ रही मुझे आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी, सुनने की आदत डालिए, तभी तो जवाब डालिए। थोड़ा सा इनको शांत करिए। अगर महंगाई की बात करते 2014 में 10% से ज्यादा महंगाई दर हुआ करती थी, आज कोविड पैंडेमिक के बाद में 6% से कम महंगाई दर है। तो महंगाई का एनालिसिस कांग्रेस के प्रवक्ता इसके बाद में अगर हम बात कर सकते हैं, इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं बेरोजगारी की, तो 108 कंपनियों से ज्यादा यूनिकॉर्न में शामिल हुए थे। यूनिकॉर्न मीन वो कंपनियां जहाँ 8 करोड़ से ज्यादा आप लोगों का टर्नओवर हो जाता है और इनकम टैक्स पे हो जाते हैं। 108 तो बड़ी कंपनी और 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप सेट हो चुके हैं भारत के अंदर। जो आत्मनिर्भर भारत की मेक इन इंडिया भारत की बात करी थी, डिजिटल इंडिया की जो बात करी थी, वो धरातल पर काम होता हुआ नजर आता है। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है जी, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस। जी प्रियंका जी 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। संगीता जी को संगीता जी लगातार जो प्रियंका जी ने कहा कि किस तरह से महिलाओं को लेकर जो बाकी जो राज्यों में भी उन्होंने अपनी बात बताई है कि दूसरे केरल में है, चाहे मणिपुर में है या कहीं भी है, महिलाओं को लेकर क्या काम हुए हैं या किस तरह से उन्होंने बात की है। एक सवाल आशीष जी आपसे है कि लगातार आपको लगता है क्या मध्य प्रदेश में कई ऐसे चेहरे हैं, जैसे संगीता जी ने कहा था, कई सिर्फ मोदी जी का नाम है, कई लोग उम्मीदवारों को नहीं जान रहे, कई ऐसे चेहरे भी हैं जो अभी 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव में हारे थे लेकिन उनको दोबारा से चाहे सतना में है या मंडला में है उनको दिया है। तो लगता है कि क्या मोदी के नाम पे फिर से उन पे भरोसा जताया गया है? निश्चित तौर पर देखिए प्रियंका जी ने क्या बोला वो मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया है, क्योंकि वो इतनी हकबका गई थी, इतनी ज्यादा विचलित हो गई थी। जब मैंने सवाल किया कि मोदी जी जवाब नहीं देते हैं जी, प्रियंका जी आपसे और बीच में चिल्लाने लगी है ना, फिर चिल्ला रही है, देखिए फिर चिल्ला रही है। चलिए मैंने आशीष जी से सवाल किया। आशीष जी आप अरे आप लोग जवाब नहीं दे पाते तो चिल्लाते क्यों हैं? आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं तो चिल्लाते क्यों हैं? मोदी जी भी जवाब नहीं दे पाते हैं तो चिल्लाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता। संगीता जी, प्रियंका जी 1 मिनट, आशीष जी अपनी बात रखिए आप जी। देखिए अमित जी, ये लोग चिल्लाते हैं जब जवाब नहीं देते। चलिए 1 मिनट प्रियंका जी, आशीष जी से मैंने सवाल किया है, वो अपनी बात रख लें फिर आपके पास आते हैं जी, और बीच में बोलने लगते हैं जी। आशीष जी क्योंकि मोदी की गारंटी पे भाजपा चुनाव लड़ रही है, मोदी के पेस पे भाजपा चुनाव लड़ रही है, तो ये भाजपा के लिए भी जरूरी हो जाता है कि जो नए कैंडिडेट है भाजपा के, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या नए हैं या थोड़े कमजोर हैं, वहां पर उनको मोदी के चेहरे की या उनके रोड शो की, उनकी सभा की जरूरत पड़ेगी। तो हम मध्य प्रदेश में भी देख लें या और राज्यों में भी देख लें कि मोदी उन जगहों पे सभा, रोड शो या फोकस ज्यादा कर रहे हैं जहां नए कैंडिडेट उतारे। तो आज भोपाल में जो रोड शो करेंगे या जो पहले भी उन्होंने कई जगहों पे किया है, तो चाहे मध्य प्रदेश के मसले पे देख लें, होशंगाबाद में भी वो गए हैं, तो ऐसी जगहों पे गए हैं जहां पे नए कैंडिडेट, तो वो नए कैंडिडेट के साथ पूरा ये भाजपा का जो है पूरा गणित बना हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जो ताजा परिस्थितियां हैं
पहले चुनाव के जो औसत नतीजे आए, जो परिणाम आए हैं, जो मतदान के आंकड़े आए हैं, उससे भाजपा का अलर्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका कोर वोटर जो है पूरी तरह से शायद वो वोट करने नहीं निकला है। तो ये सारी चीजें हैं, और इस सारे चीजों में नए मुद्दे ये जुड़ गए हैं कि सेम पित्रोदा का एक बयान जुड़ गया है। लेकिन ये बयान इसलिए भी, देखिए आप, जब चुनाव शुरू हुआ था तो कांग्रेस ने विकास और सारी घोषणाओं के और बहुत सारी गारंटी की बात की थी। भाजपा ने भी अपने रिपोर्ट कार्ड और विकास की बात से चुनाव शुरू किया था। लेकिन ये चुनाव पहले चरण के बाद कुछ और मुद्दों वाला ट्रैक पकड़ के आगे बढ़ने लगा, तो विकास अभी थोड़ा सा दूर है, विकास की बातें पीछे छूट रही हैं और नए मुद्दे और ये चीजें सामने जुड़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल आशीष जी, आपने बिल्कुल कहा है कि जो नए मुद्दे जो जुड़ रहे हैं, जो गारंटी है या न्याय पत्र में जो कांग्रेस ने अपनी बात, अपने घोषणा पत्र में बात कही है, उन गारंटियों 25 गारंटियों को लेकर जरूर आगे बढ़ाने की बात है। 4 जून को तय हो गए। आखिर जो हम लोग बहस कर रहे हैं या मोदी जी जिस उन प्रचार कर रहे हैं वहां पर क्या होगा, ये सब 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें मालूम पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।